नमस्कार। मोदी जी जहाज उड़ा रहे हैं, तेजस उड़ा रहे हैं। वैसे जिस दिन भी चुनाव हो रहा होता है, विधानसभा का चुनाव जिस दिन भी हो रहा होता है, अब मोदी जी चुनाव के दिन जाके प्रचार तो कर नहीं सकते, तो कुछ न कुछ इवेंट जरूर ऐसा होता है कि टीवी पे दिन भर वो आते रहें और उनका जो गोदी मीडिया है वो वाह मोदी जी, जय मोदी जी, कमाल मोदी जी करता ही चला जाए। तो कल के लिए जो इवेंट चुना गया वो इवेंट चुना गया कि राजस्थान में हो रहा था चुनाव, मतदान हो रहा था, तो इवेंट चुना गया कि मोदी जी तेजस चलाएंगे। अब ये अलग बात है कि इसी नाम की एक फिल्म आई थी अभी, जो मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त है अभिनेत्री कंगना रनावत, उनकी फिल्म आई थी, उन्होंने बनाई थी और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन मोदी जी का शो कहां फ्लॉप होना है, यहां तो जब दिन रात टीवी पर चलेगा शो तो हिट होना ही होना है। तो मोदी जी को बताया गया, लिखा गया बाकायदा कि मोदी जी ने तेजस उड़ाया। आपको ऐसा लगा होगा कि मोदी जी तेजस को उड़ा रहे थे, मतलब पायलट भी बन गए मोदी जी। वैसे हम लोगों ने कभी मोदी जी को मोटरसाइकिल चलाते हुए, कार चलाते हुए भी नहीं देखा है, लेकिन कहा गया कि वो तेजस उड़ा रहे थे। अब कैमरे का खेल है, कैमरा अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो मोदी जी बैठे हुए थे पीछे, हिला रहे थे हाथ और कहा गया कि चला रहे थे जहाज, यानी हाथ हिलाने को जहाज चलाना मान लिया गया। अब हाथ किसको हिला रहे थे इसको लेके भी कल ट्विटर पे बहुत तमाशा हुआ। तो उनके जो गोदी मीडिया के, सोच लीजिए मैं क्या कहना चाहता था, लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई बगल में एक और तेजस जहाज उड़ रहा था, उसमें बैठे लोगों को हाथ हिला रहे थे। भाई मोदी जी तो पीछे बैठे हुए थे, बगल में जो उड़ रहा था वो तो चलाना पड़ रहा होगा उसको ना, तो वो बेचारा मोदी जी का हाथ हिलाना देख रहा होगा या अपनी फ्लाइट चला रहा होगा। लेकिन कैमरा सामने लगा था तो पोज तो देना ही था, चाहे वो डल झील में दूर दूर तक फैले हुए सन्नाटे को हाथ हिलाना हो, चाहे खाली टनल में हाथ हिलाना हो, चाहे जहाज में हाथ हिलाना हो, बस अब पानी के अंदर हाथ हिलाना बाकी रह गया है, वो भी हम देख लेंगे। तो मोदी जी तेजस में पीछे बैठे और कैमरे का खेल ऐसा किया गया ताकि गोदी मीडिया यह चला सके कि मोदी जी तेजस चला रहे थे। वैसे एक प्रधानमंत्री हमारे थे जो बाकायदा ट्रेन्ड पायलट थे, लेकिन हवाई जहाज चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हवाई जहाज चलाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के बाद ही आप हवाई जहाज चला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने ऐसी कोई ट्रेनिंग ली है, ली होती तो उसके सर्टिफिकेट कल पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहे होते। लेकिन अब वो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हवाई जहाज चलाना चाहें, वो मोटरसाइकिल चलाना चाहें, वो कार चलाना चाहें, वो पनडुब्बी चलाना चाहें, वो चला सकते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी चिंता यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री हवाई जहाज नहीं देश चलाने के लिए किया गया था और शोर किया गया कि पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। मतलब सरकार के महत्वपूर्ण लोगों ने आगे आके कह दिया कि एक फोन पर यूक्रेन रूस का जो युद्ध था वो आधे घंटे उन्होंने रुकवा दिया। यह अलग बात है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह गलत बात है। लेकिन यह स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि दुनिया में मोदी जी की बड़ी सुनी जाती है। और जब मोदी जी ये तेजस जहाज चला रहे थे, उसी के कुछ समय पहले एक घटना हुई। पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। नहीं, क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिकेट मैच में आज भारत हराता है, कल पाकिस्तान हराता है, 11 लड़के भिड़े होते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन सब मैचेस की बात नहीं कर रहा हूं। बात कर रहा हूं मैं एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच की। उस मंच का नाम है यूनेस्को। आप जानते हैं यूनेस्को जो होता है वो आर्ट एंड कल्चर के दिशा में, जो हमारे पुरातत्व की वस्तुएं हैं, जो पुरातत्व की बिल्डिंग्स हैं, उनके संरक्षण की दिशा में वगैरह वगैरह काम करता है। आज भी आप चाहे ताजमहल जाएं, चाहे इस तरह की जगहों पे जाएं, तो आपको पता चलेगा कि यूनेस्को ने उसको ऑथोराइज किया है, उसको फिर अलग से महत्व मिलता है, पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। और भी यूनेस्को जो है देशों के भीतर कल्चर और इस तरह के क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण काम करता है और इस रूप में बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। उसके कई उपाध्यक्ष चुने जाते हैं और उनमें से एक उपाध्यक्ष होता है एशिया प्रशांत क्षेत्र का, यानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र का जो उपाध्यक्ष होता है वो इस इलाके में जितनी भी यूनेस्को की कार्यवाही हो रही है उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके लिए थी वोटिंग। कुल वोट थे 58, चुनाव लड़ रहे थे 2, यानी भारत और पाकिस्तान। बचे कितने वोट? 56।
56 वोटों में से भारत को सिर्फ और सिर्फ 18 वोट मिले और पाकिस्तान को 38 यानी 38 वोट मिले। यानी 38-18 यानी 20 के डिफरेंस से भारत पाकिस्तान से हार गया। यहां 24 घंटे गोदी मीडिया यह शोर मचाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान में तो खाना ही नहीं है, पाकिस्तान की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, और मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन एक इंटरनेशनल मंच पर, यूएन के एक मंच पर, यूनेस्को के मंच पर पाकिस्तान भारत से 20 वोटों से हार जाता है और सारे गोदी मीडिया में सन्नाटा छा जाता है। पाकिस्तान के अखबार इसको सेलिब्रेट करते हैं, दुनिया के अखबार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहां के गोदी मीडिया में एक आध अखबारों और एक आध ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अलावा कोई इस खबर पे बात नहीं करता। किसी गोदी मीडिया चैनल पे सरकार से यह सवाल नहीं पूछा जाता कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख क्या है कि पाकिस्तान जैसे देश ने आपको 20 वोटों से हरा दिया। कोई नहीं, सारे तेजस चला रहे थे, सारे पायलट बना रहे थे। और यह सारा कुछ कब हो रहा था? यह सारा कुछ तब हो रहा था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम पाकिस्तान से, मैं क्या कहूं, शर्मिंदगी के लेवल पे जाके हार गए थे पूरे 20 वोटों से। 58 टोटल वोट थे जिसमें से एक पाकिस्तान हिंदुस्तान था, मैंने बताया। 56 वोटों की सारी लड़ाई थी और उसमें सिर्फ हमें 18 वोट मिले। 38 देशों ने भारत के खिलाफ वोट किया। और आप सोचिए गोदी मीडिया पे कहीं यह न्यूज नहीं है। और इतना ही क्यों, कश्मीर में अभी आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे कई कैप्टन और जवान शहीद हो गए। उनमें से एक कैप्टन जो थे वो बेंगलोर के थे। कल ही जिस समय वो तेजस में उड़ान भरने हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे थे, हमारे शहीद कैप्टन की अंतिम यात्रा निकल रही थी। सोचिए, उसी शहर के एक कोने पर हमारे शहीद कैप्टन की अंतिम यात्रा निकल रही थी और दूसरे कोने पर हमारे प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए तेजस उड़ा रहे थे। दिवाली के दिन पहुंच जाते हैं सैनिकों के बीच और वहां जाकर कहते हैं मैं हर साल सैनिकों के बीच आता रहा हूं। पता चलता है कि कुछ साल पहले जंगल में पहुंचे थे और वहां कहते कि हर साल दिवाली पर मैं जंगल में आता रहता हूं। और उस समय तो सैनिक बड़े प्यारे आ जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा विजुअल आता है कि दिवाली पर आप सैनिकों के बीच में जाकर दिवाली मना रहे हैं। लेकिन जब उनमें से एक सैनिक शहीद हो जाता है तो आप उस शहर में जाते हैं, तेजस उड़ाते हैं, लेकिन उस सैनिक के परिवार के यहां जाकर संवेदना व्यक्त करने का आपको समय नहीं मिलता। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जानते हैं उत्तरकाशी में एक टनल में हमारे 41 मजदूर कई दिनों से फंसे हुए हैं। अमेरिकन आगर मशीन का बड़ा हल्ला था कि आगर मशीन आएगी तो उनको निकाल लेगी। और जब आगर मशीन का हल्ला मचा तो हमारे गोदी मीडिया के लोग इसके लिए तुरंत मोदी जी को श्रेय देना शुरू किए। उनको लग रहा था कि अब तो कल सुबह तक, चूंकि 6 फीट या 7 फीट की बात रह गई थी, तो उनको लग रहा था कल सुबह तक टनल से हमारे सारे के सारे मजदूर निकल जाएंगे, तो खटाखट इसका श्रेय उठा के मोदी जी को दे दो। हुआ यह कि आगर टूट गई और कल का पूरा दिन तो आगर मशीन के टुकड़े निकालने में चला गया। और अब पता नहीं है कि कब तक वो हमारे जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो निकल पाएंगे। तो उस पर बहस बंद हो गई। जब लगा कि वो निकल जाएंगे तो श्रेय देने की होड़ मच गई। लेकिन अब जब ये लग रहा है कि पता नहीं कब निकल पाएंगे, उन तक नए कपड़े, साफ कपड़े भी नहीं पहुंच पाए हैं, खाना किसी तरह से पॉलिथीन में उनके पास पहुंचा था, खिचड़ी पहुंची थी, तो अब मोदी जी के ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, कहीं कोई नहीं पूछेगा। पता नहीं जोशीमठ में वो जो बेचारे 41 मजदूर हैं उनका क्या होगा। और एक बार भी मोदी जी के मुंह से उनके लिए कोई संवेदना नहीं निकली है, एक बार भी मोदी जी का कोई बयान नहीं आया है। और कोई भी टीवी चैनल सरकारों से यह नहीं पूछ रहा है कि जिस सुरंग में बाकायदा एक एस्केप टनल बननी चाहिए थी, यानी कोई दिक्कत हो जाए तो वहां से मजदूर निकल सकें, ऐसी टनल बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि तमाम हमारे जियोलॉजिस्ट ने साफ साफ ये कहा था कि ये जो 4 धाम टनल बन रही है ये बेहद खतरनाक है। आप जानते हैं उत्तराखंड में पिछले साल हम लोगों ने कितने सारे ऐसे दृश्य देखे हैं जो टनल्स के और जबरदस्ती की सड़क बनने की वजह से, भूस्खलन होने की वजह से कितने सारे लोग मारे गए। आपने देखा हिमाचल में भी हमने कितना भयानक दृश्य देखा, पहाड़ों के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है तथाकथित विकास के नाम पर, उसके चलते कितनी बर्बादी हो रही है, वो सब हम देख रहे हैं। ये टनल जिस तरह से बन रही थी, तमाम सारे विशेषज्ञों का कहना है सारे नियमों कानूनों को धता बताकर ये बन रही थी, किनारे करके ये बन रही थी।
तो कोई टीवी चैनल यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि आखिर उत्तराखंड में जहां डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, अभी वहां पर मोदी जी कभी भी पहुंच जाते हैं इस मंदिर में दर्शन करने, उस मंदिर में दर्शन करने, बड़ी शानदार शानदार फोटोग्राफ्स आती हैं। लेकिन अब जब वहीं बन रहे एक टनल में 41 मजदूर हमारे फंस गए हैं, तो कोई यह सवाल नहीं उठा रहा कि आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है। जब भी भारत की कोई पराजय होती है तो कोई यह सवाल नहीं उठाता कि आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि मालदीव में नई सरकार बनी, और वो सरकार बनी ही इस बात पे कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस करना है। चुनाव में नारे लगे इंडियंस गो बैक, इंडिया गो बैक। आप लोगों को शायद पता होगा कि मालदीव से हमारे ऐतिहासिक रिश्ते पुराने प्रधानमंत्रियों के दौर में बहुत अच्छे रहे हैं। हमने उनको काफी सहायता की है, हमने उनके सैनिकों की बाकायदा ट्रेनिंग दी है, वहां पे व्यापार में सहायता की है। जब भी कोई दिक्कत, जब भी कोई परेशानी आई है, सबसे पहले हमने सहायता भेजी है, और मालदीव के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। इसी वजह से उसके कई सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उनकी रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारत की है, और वहां पर भारतीय सैनिक हैं। और वो सिर्फ मालदीव के लिए नहीं, भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे सैनिक वहां से और सारी जो सीमाएं हैं उन पर नजर रख पाते हैं, दुनिया भर में जो हलचल हो रही है उस पर नजर रख पाते हैं। अब मालदीव में चुनाव हुआ, नए राष्ट्रपति ने जीतने के बाद तुरंत बयान दिया कि भारतीय सैनिकों को जल्द से जल्द वापस भेजा जाएगा। यह कौन सा डंका बज रहा है कि मालदीव जैसा छोटा सा देश जो हमेशा से भारत का करीबी रहा है, वो आज भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की बात कर रहा है, और अभी तक कोई बड़ा बयान भारत सरकार का नहीं आया है। वो कौन सी हमारी तूती बोल रही है, कौन सा डंका बज रहा है कि कतर में हमारे नौसैनिकों को, पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा, सजाए मौत हो जाती है, और उसके बाद अब जाके यह बयान आता है कि एक पिटीशन वहां दाखिल हो गई है उसके पुनर्विचार के लिए। आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। उनकी वापसी का कोई रास्ता हमें नहीं पता कि उनकी वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यह कौन सा डंका बज रहा है कि नेपाल जैसा छोटा सा देश, भूटान जैसा देश जो हमारे हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, वो चाइना के करीब खिसक रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह कौन सा डंका बज रहा है कि इजराइल फलस्तीन युद्ध में हमारी कहीं कोई भूमिका नहीं है। अरब देश जो हमारे पारंपरिक रूप से दोस्त रहे हैं, वो चाइना में जाते हैं, चाइना से मीटिंग करते हैं, रूस में जाते हैं, रूस के साथ मीटिंग करते हैं, भारत आने की जहमत भी नहीं उठाते, भारत से कोई सवाल ही नहीं करते। और कहां से सवाल उठाएं, आपको जब वोट देना था तो आप एब्सटेन कर रहे थे। आप कभी इजराइल के पक्ष में बयान देते हैं, कभी फलस्तीनियों को कुछ भेज देते हैं, आप सहायता भेज देते हैं, कभी कहते हैं फलस्तीनी नागरिकों के ऊपर जो बमबारी हो रही है वो गलत है, लेकिन आपका कोई ऐसा स्टैंड नहीं दिखाई देता। आप तो 24 घंटे अपने ही चीजों में बिजी हैं, इवेंट में बिजी हैं। कभी आपको हवाई जहाज में उड़ना है, कभी आपको समंदर पे तैरना है, कभी आपको मंदिर में फोटो खिंचाना है। रोज एक नया इवेंट हो जाता है ताकि गोदी मीडिया दिन भर जय मोदी करती रहे, ताकि दिन भर जो ट्राल्स हैं वो वाह मोदी करते रहे। हालांकि इसमें कई बार खेल हो जाता है। एक प्रशंसक ने उनके कल पूछ लिया, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया कि ऐसा कौन सा काम है जो मोदी नहीं कर सकते हैं। नीचे झड़ी लग गई। किसी ने लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, किसी ने लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तो अब यह खेल उल्टा तो पड़ रहा है, लेकिन शायद वो अपनी सेल्फ इमेज में, शायद वो अपनी आत्ममुक्ता में इतने व्यस्त हैं कि उनको लगता है कि इन इवेंट्स के सहारे ही वो जिंदगी भर बने रहेंगे। चुनाव में आते हैं, हर चुनाव में जबरदस्त प्रचार करते हैं, जो मुंह में आता है बोलते हैं, किसी को मूर्खों का सरदार बोलते हैं। यह अलग बात है कि जब जिनको मूर्खों का सरदार बोला था उसने जब पनौती बोल दिया तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया, लेकिन मूर्खों का सरदार बोलने पर कहीं कोई नोटिस नहीं आया। और यह अलग बात है कि उसके बावजूद चुनाव में हालत कोई बहुत अच्छी लग नहीं रही है। लेकिन चुनाव के दिन इवेंट करना था तो तेजस चलाने चले गए। शहीद जो हमारा वहां पे कैप्टन था उसकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। यूनेस्को में भारत को पाकिस्तान ने बुरी तरह से हरा दिया, और वो खबर आपसे छुपा ली जाएगी, आपको खबर ही पता नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के किसी बड़े अखबार में पहले पन्ने पर यह खबर नहीं छपेगी। हिंदुस्तान का कोई गोदी मीडिया चैनल कभी यह सवाल किसी मोदी के मंत्री से नहीं पूछेगा, इस पर कभी डिबेट नहीं कराएगा। नतीजा यह कि आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसा कुछ हुआ है, और डंका बजता रहेगा। यह सारा का सारा डंका असल में गोदी मीडिया में बज रहा है। यह सारा का सारा डंका उसी तरह से बज रहा है जैसे पैसे देके अपनी शादी में आप बैंड बजवाते हैं, वैसे ही गोदी मीडिया से बैंड बजवाया जा रहा है। बाकी दुनिया में जो हो रहा है मैंने आपको बताया। सुरक्षा की यह हालत है
कि 26/11 जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। ऐसे सुरक्षा होनी चाहिए थी, वैसे सुरक्षा होनी चाहिए थी। 26/11 के बाद 28 या 30 पोत मंगवाए गए थे, जहाजें मंगवाई गई थी, जिनको बंबई की जो कोस्टल सीमा है उसकी रक्षा करनी थी, लगातार निगरानी बना के रखनी थी, क्योंकि आपको पता है कि कोस्टल सीमा से ही प्रवेश किया था आतंकवादियों ने। आज हालत यह है कि उसमें से ज्यादातर खराब पड़े हुए हैं, सिर्फ 8 काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार वहां पे भी है। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आर्मी के अंदर अग्निवीर भरे जा रहे हैं, आर्मी को हथियारों की कमी है, ऐसी बार बार रिपोर्ट्स आती है। अर्थव्यवस्था की यह हालत है कि आज कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती हुई, हर चीज लगातार महंगी हो रही है। रुपया, मोदी जी कहते थे कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज रुपया अपने निम्नतम स्तर पे आ गया है, मिनिमम जो उसका लेवल होता है उस लेवल पे आ गया है। $83.6 की कीमत हो गई है, यानी 83.6 रुपए की कीमत हो गई है $1 सिर्फ। आप सोचिए कि मोदी जी की ही बात को अगर दोहराया जाए तो प्रधानमंत्री की साख कहां चली गई है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, हमारा गोदी मीडिया इस पर शर्मिंदा नहीं होगा कि आप इवेंट में बिजी थे और पाकिस्तान ने इंटरनेशनली ऐसा मैनेज किया कि आपको 20 वोट से हरा दिया। गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा कि हमारे मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। रोज वहां भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अमेरिकन मशीन आ गई, फला आ गया, ढिमका आ गया, लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हमारा गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री हमने हवाई जहाज चलाने के लिए नहीं चुना हुआ है। हमारा गोदी मीडिया आपको यह भी नहीं बताएगा कि हवाई जहाज के पीछे वाली सीट पर बैठकर चलना कोई वीरता नहीं होती है। वो तो आपसे कहेगा उन्होंने जहाज उड़ाया। मैं एक भारतीय के रूप में निश्चित तौर पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि एक इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान से हमको 20 वोटों की हार महसूस करनी पड़ी। ये देश जो क्रिकेट की हार पर पागल हो जाता है, वो इंटरनेशनल फोरम पर हार से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन एक भारतीय के रूप में मैं तो इस बात पर शर्मिंदा हूं और मैं अपनी सरकार से उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब बैठकर बात करें कि भाई इंटरनेशनल फोरम पे हमारी लगातार बेइज्जती हो रही है। मालदीव जैसा देश हमारी बेइज्जती कर रहा है, नेपाल और भूटान, मैंने आपको बताया कि हमारी जगह चाइना के करीब जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारी छवि जो थी वो छवि नष्ट होती जा रही है। हम इजराइल के प्रोटीज लग रहे हैं। दुनिया में खबर छप रही है कि इजराइल के पक्ष में जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो भारत में खुल गई है। इन सब के बीच एक बार बैठ के कम से कम सोचें, जो हमारी विदेश नीति है उस पर सोचें। देश के अंदर इवेंट करने की जगह जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो हमारी सुरक्षा की स्थिति है, उस पर सोचें। इवेंट करके शोर तो बहुत मचाया जा सकता है, लेकिन देश का भला नहीं किया जा सकता है। और चूंकि गोदी मीडिया ये सारी खबरें कभी दिखाएगा नहीं, इसलिए हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये खबरें आप तक लेके आए, ताकि आपके दिमाग में सवाल पैदा हो सके, ताकि आप बैठकर सोच सके कि इन इवेंट से किसका भला होना है। और हमारी ये आवाज आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे साथ खड़े हों, आप हमें ताकत दें। आप हमें ताकत देंगे तभी, जैसा मैं कहता हूं, कि कैमरे नहीं सत्ता की आंख में आंख डालकर हम सवाल पूछ सकेंगे। बहुत शुक्रिया।